अब देखिए बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति वाले कुछ प्रश्न बुध हैं। देखिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गया जब उनको अपने उनके मालिक के यहाँ से लेकर गया तो उन्होंने सूखा भूसा डाला गया उनको, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और खाया नहीं, और वहाँ से तोड़ाकर भाग चले, पगहे तोड़ाए और वहाँ से वापस अपने मालिक के पास आ गए, क्योंकि वो उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी और सहन नहीं किया उसको, अन्याय को। दूसरा, काजी होश में भी अन्याय के विरुद्ध उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, विद्रोह किया। तो इस प्रकार से वहाँ भी उन्होंने शोषण का विरोध किया, लेकिन प्रताड़ना सही, बार बार उनको प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो इस पर यही प्रतिक्रिया या तर्क है कि हीरा मोती ने अन्याय व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, जो एकदम उचित कदम था। इसे सहन करते रहना, इसे बढ़ावा देना, बार बार अगर सहन करते रहते तो इसको और बढ़ावा मिलता, उन पर ज़्यादा अत्याचार होता। जो सीधे होते हैं उन्हें ही दबाया जाता है। अतः शोषण के विरुद्ध हीरा मोती की प्रतिक्रिया उचित है। गया के यहाँ अपना विरोध विद्रोह के माध्यम से प्रकट करके उन्होंने मालिक को सचेत तो कर ही दिया। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बिल्कुल करती है। उसी समय ये कहानी लिखी गई थी। भारतीय लोग, जैसे कि इस पाठ की शुरुआत में आया है, बहुत सीधे और सरल प्रवृत्ति के होते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, किसी से कुछ छीनते नहीं है, फिर भी उनको दबाया जाता है। तो प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी अप्रत्यक्षतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी है। ये कहानी दो बेलों की कथा है, परंतु बेल उन भारतीयों के प्रतीक है जो गुलाम है। बेल अपने मालिक झूरी के घर, यानी कि झूरी का घर का, बेलों का मालिक है झूरी, उसका घर, और हम मनुष्यों का घर अपना है, वो भारत देश है। तो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं यहाँ के लोग। उन्हें अपने मालिक यानी कि के अलावा और कहीं और शांति नहीं मिलती, अर्थात हमें सिर्फ अपने देश के लोग ही चाहिए शासन करने के लिए। उन्हीं का शासन हम स्वीकार करें, अंग्रेज़ों का शासन हम क्यों स्वीकार करें? तो बेलों ने भी अपने मालिक का शासन स्वीकार किया, किसी और का नहीं। तो किसी और मालिक के घर यानी विदेशी शासन में रहना उन्हें कैद जैसा लगता है। वे झूरी के थान पर आने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं। विदेश स्वदेश के लिए संघर्ष मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, यानी कि जो कठिनाई उन्होंने सही, भारतीयों ने भी उतनी ही कठिनाइयाँ सही है। सांड अत्याचारी शासक का वे दोनों, सांड एक तरह का अत्याचारी शासक है, दोनों मिलकर सामना करते हैं, पर जीत के नशे में वे भटक जाते हैं और नए मालिक यानी कि विदेशी के हाथों में पड़ जाते हैं। परंतु उनकी क्रांतिकारी भावना, स्वाधीनता की आग शांत नहीं होती। वे रात को बाड़े यानी कि कोठरी जो है जहाँ बंद किया जाता है उसकी दीवार तोड़ डालते हैं, भाग खड़े होते हैं और अंततः झूरी के थान यानी कि अपने घर पर ही लौट कर रुकते हैं। वास्तव में ये बेल भारतीय क्रांतिकारी के प्रतीक है, जिन्हें बांधकर कैद में डाल दिया जाता था, भूसा रख कर मारा जाता था। जो क्रांतिकारी आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। जिस तरह से इन बेलों के साथ अत्याचार हुआ, वैसा ही अत्याचार हमारे क्रांतिकारियों के साथ होता था, बिल्कुल जानवरों की तरह। परंतु वे क्रांतिकारी संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे, और यही उनके त्याग का ही परिणाम है, संघर्ष का ही परिणाम है कि हमको आज़ादी मिली। तो ये क्रांतिकारी जो हैं, जैसा जुनून इन बेलों में दिखाई दिया, वैसा ही भारतीय क्रांतिकारी में रहा है। इसलिए आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की ओर ये संकेत करती है। भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न देखते हैं। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं, जैसे कि बस इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है और इतना ही काफ़ी है। तो ही इसमें आया है और फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, और दूसरे वाक्य में भी आया है। तो इस तरह के जो शब्द हैं इनको कहा जाता है निपात। तो इस पाठ में से हमको ऐसे छांटने हैं 5 वाक्य, तो वो आप छांट कर लिखना है किताब में से। तो जैसे कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है।
आ ही जाता है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। तो इस तरह से ये शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यहाँ पर की शब्द से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा बच्चों। मिश्रित वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ये भी मिश्रित वाक्य है बच्चों। मिश्रित वाक्य के तीन भेद होते हैं, तो बाकी के कोई भेद नहीं होता है, के होते हैं। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो ये भी मिश्रित वाक्य होगा, किसी का कथन है इसलिए। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं रहता। तो ये है बच्चों संयुक्त वाक्य। और एक है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये भी संयुक्त वाक्य है। उपवाक्य क्या होते हैं देखिए। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये संज्ञा उपवाक्य है। जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, ये विशेषण उपवाक्य है। गया के घर से नाग भागे, ये संज्ञा उपवाक्य है। तो बिकेंगे, ये सहायक उपवाक्य है। तो मैं बेमारे न छोड़ता, ये सहायक उपवाक्य है। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एक मुहावरा मैं आपको ढूंढ कर बताता हूँ, बाकी मुहावरे आप ढूंढेंगे। सिंगनी का रूप धारण करना, अत्यंत खूंखार हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, जब डाकू ने दुधमुहे बालक को माँ की गोद से छीनना चाहा तो उसने सिंगनी का रूप धारण कर लिया। और उदाहरण मैं बता देता हूँ। कुछ जो मुहावरे हैं, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, बछिया का ताऊ होना, 9 2 11 होना, दांतों पसीना आ गया या आ जाना। तो इस तरह से आप इनके भी अर्थ और वाक्य प्रयोग करेंगे। पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएं ढूंढ कर पढ़िए और उनके कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये तो कोई ज़्यादा खास प्रश्न नहीं है, आप खुद के स्तर पर कर सकते हैं। धन्यवाद। ये सारे प्रश्न बच्चों अपनी कॉपी में लिखने हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो ये आपकी कॉपियाँ जांच की जाएगी। धन्यवाद।